जयपुर कने पहाड़ी है आने भीम महादेव की पहाड़ी, दूसरो नाम या बोमली पहाड़ी। ठीक है ना। अब पहाड़ियां का मायने जब महाभारत को जो युद्ध हुए थे ना, के दौरान पांडव अज्ञातवास गुजारे पढ़ते हो थे कई बार महाभारत का जिक्र आवाज पांडव अज्ञातवास गुजारे तो मतलब छुप के आपको समय है वो टाइम है वो बिताए तो वो टाइम में अठे पांडव अठे पहाड़ी का मैं भीमादेव की पहाड़ी बोमली पहाड़ी बोले। जयपुर का करने है पुराना नाम थे वो विराट, के नाम तो पुराना है वो जगह को नाम विराट। ए जगह पांडवा आपको अज्ञातवास से गुजारे थे। पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा थे यहाँ पर। ठीक है। विराटनगर भी बोलिया करता, विराटनगर भी बोलिया करता, विराटनगर। ठीक है ना। जनपद युग तो ने मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। एक जनपद युग है तो युग को नाम है जनपद युग। जनपद युग में मत्स्य जनपद था एक। की राजधानी हुआ करता है। अच्छा, और एक नदी भी निकला पहाड़ है वो जो पहाड़ है विराट कंदर, ये जो भीमादेव पहाड़ आठे से एक नदी निकले जदे पांडव उरे रह करता ने पांडव उरे रह करता जदे किस लागे बहुत जोर की प्यास लागे। एक दिन की बात है, पांडवान प्यास लागी तो अर्जुन था बहुत तकड़ो धनुर्धारी तो सुनो भी होगो थे ने। अर्जुन ने बहुत बढ़िया धनुष चलाना है कर तो अर्जुन आपको धनुष छोड़ो वो जाके कठा लाग्यो पूरा लाग्यो है पहाड़ी के बीचों बीच आठे। और पहाड़ी के बीचों बीच लाग्यो तो अर्जुन का तीर से विराट की पहाड़ियां एक नदी निकली जेको नाम है बाणगंगा। बाणगंगा क्योंकि बाण से निकलेगी है, बाण मारने से निकली थी तो बाणगंगा बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा नाम इसका अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा भी इसको बोलते हैं। कहां पर है ये? विराट की जो पहाड़ी है, विराट की पहाड़ी। और विराट कहां है? जयपुर के पास है, जयपुर के पास। ठीक है ना। वहां पर उस पहाड़ी के दो तीन नाम है, विराट की पहाड़ी, भीमादेव की पहाड़ी, बोमली पहाड़ी, एक ही बात है। और उस पहाड़ी में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। और उसी समय उनको प्यास लगी तो इन पहाड़ियों में उन्होंने तीर चला के एक गंगा निकाली जिसका नाम था बाणगंगा, क्योंकि बाण से निकली हुई थी, अर्जुन के तीर से निकली हुई थी, इसलिए इसको अर्जुन गंगा का नाम भी दिया गया था। ठीक है। ये तो कॉमन सी बात होगी। विराट के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, बस इतनी सी जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का भी इससे संबंध रहा है विराट से। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है ना आपने? उसका भी लिंक रहा है इससे। अब क्या लिंक रहा है वो देखो आप। अपना जो पुरानी से पुरानी जो जानकारी मिल है मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को विराट के ऊपर अधिकार हो। अपना जो जानकारी मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य था उसका विराट के ऊपर अधिकार था पूरी तरह। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम बार विराट पर अधिकार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का विराट पर प्रथम बार अधिकार रहा। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त को गुरु थो चाणक्य, नाम सुनियो को थे गुरु चाणक्य, जेकी नीतियां आज भी मान्य है, जो कभी फेल नहीं होती। चाणक्य की नीति है ना, बहुत सारी आज भी की नीतियां है वह लागू है आज के टाइम में भी। यानी इतना बड़ा ये नीतिकार था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था।
इसका चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य में था, दूसरा नाम था कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य एक ही बात है, दूसरा नाम था। और इसका तीसरा नाम भी था, तीसरा नाम था विष्णुगुप्त। तीन नाम थे, ज्यादातर प्रसिद्ध क्या है, चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसका चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज आगे मत चले, यहां तक तो अपने को पता चल गया चंद्रगुप्त मौर्य का यहां पर अधिकार रहा। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य को नाम आ गयो, तब अब गुरु को नाम भी दे दियो। अब एक वंश आगे चलेगो, वंश आगे चलो तो पोतो होगो अशोक महान, पुत्र अशोक महान। अशोक का फिल्म भी बनेगी शाहरुख खान की, करीना कपूर की, बमपूर अशोक के बारे में पूरी कहानी की दे दी। कलिंग को युद्ध हुई तो ने, कलिंग को युद्ध इतना खतरनाक थो कि सैकड़ों की संख्या में आम आदमी, गरीब, महिला, सैनिक मारे गए, यानी बहुत तगड़ा सर्वनाश हुआ। और वो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। तो जब अशोक युद्ध जीतने के बाद उस युद्ध के क्षेत्र में जा रहा था, वो चाल की बैठे गए युद्ध में कितना नुकसान हो देख रहा था। एक आदमी मरने लाग रहे थो, मरतो पानी मांग रहे थो, तो मैंने पानी पिला दे लास्ट में। अशोक ने वो आदमी धुआं, एकदम धुआं उठ रहा था और लाशें पड़ी थी उसके बीच में, दिखाई दिया ये आदमी जिंदा है, पानी मांग रहा है। तो उसने ले जाके कहीं से उसको पानी दिया। तो उस आदमी ने क्या है कि उस पानी को फेंक के मारा कि तेरे हाथ से तो मेरे को पानी भी नहीं चाहिए, यानी मरते वक्त भी पानी नहीं चाहिए, तेरी वजह से इतना विनाश हुआ है। तो अशोक का हृदय उस समय बहुत ज्यादा मतलब पसीज गया, हृदय परिवर्तन हो गया उसका। और उसने कसम खा ली कि आज के बाद मेरा ये आखिरी युद्ध था, जिंदगी में कभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसने उसी दिन से संन्यास ले लिया। किससे? इस युद्ध से, राजगद्दी से, सबसे संन्यास ले लिया। और वो कहां जाने लगा? बौद्ध मठों में जाने लग गया। एक बौद्ध गुरु था उसका नाम था, बौद्ध गुरु का आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कालीन में। अच्छा, उसके बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया उपगुप्त, धार्मिक गुरु। आगे जिक्र आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अशोक ने ये युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व। पता चल गया ना ईसा पूर्व कौन सा है? 000, यानी एक इंग्लिश कैलेंडर है ना, एक जीरो की साल थी, उससे पीछे चले जाओ आप 261 साल पीछे। उस समय ये कलिंग का युद्ध हुआ था, ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। किसने लड़ा? अशोक ने लड़ा भी, ठीक है ना। कलिंग का युद्ध हुआ और राजधानी तौसाली। कलिंग के युद्ध में अशोक की राजधानी कहां थी? तौसाली। राजधानी तौसाली में, तौसाली। और तौसाली वर्तमान में उड़ीसा है ना, उड़ीसा राज्य, वहां पर आ जाए ये तौसाली, ये राजधानी थी वहां की। अच्छा, इसके बाद युद्ध नीति के बजाय धर्म घोष का नारा दिया अशोक ने। किसके बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और धर्म घोष का नारा दिया कि धर्म ही सबसे बड़ी चीज है, युद्ध वगैरह ये सब फालतू की चीजें है, इंसानियत को सर्वनाश हो। तो युद्ध सिंह तौबा कर ली थी कलिंग का युद्ध के बाद। मैं थाने कहानी बताई ना बा फिल्म में भी दर्शाई गई है। और कहीं ना कहीं आपको जो अशोक के बारे में जो ग्रंथ वगैरह है, इसके बारे में जो भी मैटर मिलेगा हिस्ट्री में, वहां पर भी ये चीजें मिलती हैं। और ये अच्छा, इसका जो धार्मिक गुरु था, धार्मिक गुरु। अच्छा, छोटी सी बात और बताऊं, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने बहुत ज्यादा उदास रहने लगे कि मैं के करूंगे, मैं इतो बड़ो पाप करती हूँ कि कोई माफी को नहीं। तो घूमने के लिए जाए कर तो धीरे धीरे घूमने के लिए जाए कर तो क्या संपर्क में आयो? उपगुप्त के संपर्क में आयो। क्या उपगुप्त ऐसे संपर्क में आयो। उपगुप्त ने समझायो कोई बात को नहीं, अगर तेरे कल पाप होए तो एक प्रायश्चित भी है। बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा शांति को धर्म है, और तू धार्मिक कार्य में भाग ले, तेरे दिल ने मन ने सुकून मिले वो। तो ओके, फिर बौद्ध धर्म ने अपना लियो। कहने से बौद्ध धर्म को
अपना लिया। और बाद में ने वो बहुत सारा बौद्ध मठा को निर्माण करवायो अलग अलग जगह पे, वो इतना ही बड़े थे उतार लो। अच्छा, अशोक को अधिकार रहे हो तो इसी बात की को नहीं तो बड़ो राजा हो कि क्यों ने ऊपर अड़े कुछ बनवावे को नहीं को है, कुछ न कुछ तो निर्माण कार्य करवावे को, तो बड़ो राजा है। तो कौन सो धर्म अपनाए तो अशोक के बौद्ध धर्म ने। तो अशोक ने क्या क्या बनवाया यहाँ पर, बौद्ध मठ बनवाए, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार बनवाए यहाँ पर। और इसके अलावा बौद्ध स्तूप स्तूप क्या बोले, अपने कुंड कौन देखी थारी, कुंड सी ढोलारी कुंड देखी ने अपने गांव में पानी इकट्ठो करने तो ढोलो ऊपर वह तरीके का स्तूप बनया करता बौद्ध धर्म का, चित्रा में थे कभी भी देखा होगा, वह तरीके का स्तूप है वो बनवाया, ठीक है ना। और ये जो बौद्ध स्तूप बौद्ध ये बने हुए ना बौद्ध विहार, ये राजस्थान के सबसे प्राचीन केंद्र है, राजस्थान के सबसे प्राचीन केंद्र है, सबसे प्राचीन केंद्र। अच्छा, और यहाँ विराट में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी मिलती है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा क्यों मिलती है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाला कौन था, महात्मा बुद्ध। तो अपने ये देवता की प्रतिमा मूर्ति वगैरह तो रखिएगा, वो भी यहां से मिली है, ठीक है ना। और ये 3rd ग्रेड 2009 में आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कौन सी सभ्यता से मिली, विराट सभ्यता से मिली। देखो लो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 3rd ग्रेड एग्जाम में। और एक होता था शिलालेख, शिला का मतलब है पत्थर, पत्थर के ऊपर ऐसे खुदाई करके लिखाया जाता था, पत्थर पर खुदाई करके अपना इतिहास लिखवाते थे राजा पहले, जिसको क्या बोलते थे, शिलालेख बोलते थे, यानी शिला पत्थर के ऊपर लेख, शिलालेख। ये सबसे पहले अपने भारत में किसने करवाया काम, ये शिलालेख किसने लिखवाई प्रथम बार, अशोक ने, यानी इससे पहले किसी राजा ने शिलालेख नहीं लिखवाई। और ये तो सजीव चीज है, ये मान लो आप सजीव, मैं वैसे नहीं कह रहा कि मर सांस लेती है, मतलब ये अमिट चीज है, पत्थर पर लिखाया हुआ है, तो बहुत लंबे समय तक ये मतलब सेफ रह सकता है, कोई टूटने फूटने वाली चीज नहीं है। पत्थर तो आपको पता ही कि काफी लंबे समय तक सही रह जाते हैं, और उस पर खुदाई करके जो चीज लिखवाई जाती है वो तो सेफ रहनी होती है। तो शिलालेख, प्रथम बार शिलालेख भारत में प्रथम बार शिलालेख अशोक ने लिखवाए, अशोक ने लगवाए या लिखवाए, लिखवाकर इसने जगह जगह शिलालेख लगवाए। और इसमें एक भाबरू शिलालेख है जो अपने यहां विराट में मिला है, क्या नाम उसका, भाबरू शिलालेख, जो सबसे बड़ा शिलालेख है, बहुत बड़ा पत्थर का बना शिलालेख है, जो कोलकाता के संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है, भाबरू शिलालेख। 1837 में किसी को पता नहीं चला ये कि यहां पर पड़ा है शिलालेख। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम, वैज्ञानिक क्या अंग्रेज था, जिसका नाम था कैप्टन बर्टन ने खोजा। हर पता अंग्रेज है जितने होशियार हो गई है, कैप्टन बर्ट तो वो 1837 का महीने भाबरू शिलालेख की खोज करी, कहता है विराट कर रहे हैं। और ये भाबरू शिलालेख आज भी कोलकाता के संग्रहालय में मौजूद है, अभी आज भी मौजूद है कोलकाता के संग्रहालय में, जाके देख के आसमुगल पे घूमने जाओ तो, ठीक है ना। और ऐसे शिलालेख ऊपर एक लाइन लिखी है, अशोक ने लिखा इसमें, क्या लिखा कि मैं बौद्ध धर्म संघ में अटूट
विश्वास करता हूं। अब बात है मायने भाव शिलालेख में लिखे हुए उनसी कि मैं बौद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं या रखता हूं। अब बात है वह शिलालेख में लिखे हुए, ठीक है। और विराट के मायने अब थाने पता है कि राजा महाराजा के टाइम में सिक्का भी चलिया करता, मुद्रा बोलिया करता बेटे, तो आखिर मुद्रा भी मिली है अशोक की विराट सभ्यता के मायने। और मुद्रा के टाइप की है, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा ये मिली। आहत को मतलब है उदास चेहरो, आहत होइडो, ठेस पहुंचेडो चेहरो है वह तरीके की आहत मुद्रा। और पंचमार्क कोई 5 मार्क किए हुए उस मुद्रा पर ऐसे मिले, निशान बनाए हुए, पंचमार्क मुद्रा, ऐसी मुद्रा मिले पंचमार्क, ठीक है ना। कहां पर मिले? विराट की बात कर रहे थे अभी अपने, इससे पहले हमने कालीबंगा देखा था। अब ये सारी चीजें विराट से संबंधित है, विराट के बारे में अपने पढ़ रहे थे। चीन का एक यात्री था जिसका नाम था हेनसान, वो भी अशोक के टाइम में क्या, वो भी विराट आया हुआ है। और उसकी जानकारी मिलती है कि जो चीनी यात्री था हेनसान, उसने भी विराट का भ्रमण किया था। ये जानकारी किताबों से इनसे मिल जाती है। चीनी यात्री था, चीन का यात्री जिसका नाम था हेनसान, ने भी विराट का दौरा किया था। और है कि विराट सभ्यता की खोज कौन करी? दयाराम सानी, दयाराम सानी। कौन सी सन कमाई करी? 1937 में। दोनों टाइम को नहीं है ना, आजाद होने देश आजाद होने से 10 साल पहले पता लग गया विराट सभ्यता भी है और ये खुदाई में सारी चीजें मिली। बोलो पहली पतो भी कौन तो ये चीजें अपने आसपास भी ये चीजें मौजूद थी। उदाहरण राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा, यानी इससे पुरानी अपने राजस्थान में कोई भी मुद्रा, सिक्का, करेंसी नहीं मिलता है। तो क्या क्या हो गया? शिलालेख सबसे पहले अशोक ने लिखवाया, और ये बौद्ध मठ वगैरह ये भी अशोक ने बनवाए, और मुद्राएं वो भी अशोक की सबसे प्राचीन मिलती हैं। ठीक है, बहुत करो। इसके बाद में अपनी आहड़ सभ्यता, कहां पर है? नदी है आयड़ नदी, और उदयपुर में, ठीक है ना, जिला उदयपुर, नदी आयड़, उसके किनारे आहड़ सभ्यता मौजूद है। ये छोटा सा राजस्थान का मैप बना देता हूं, ठीक है ना। और ये बीचों बीच यहां पर है उदयपुर, और अरावली पर्वत की ना यहां सबसे ज्यादा चौड़ाई है उदयपुर में। अरावली की सबसे अधिक चौड़ाई, क्यों? अरावली पर्वत लंबो फैले हुए राजस्थान में, सबसे ज्यादा चौड़ाई 8वें एक नदी निकला है, ठीक है। वह नदी को नाम है आयड़ नदी, आयड़ नदी। और नदी चलती चलती अठागी। उदयपुर में शासन थो उदय सिंह को, उदय सिंह को शासन थो। उदय सिंह के करियो ए नदी के बीचों बीच आड़ा खाडो खुदवा दियो। उदय सिंह के करियो आयड़ नदी उतर के आ रही थी उदयपुर से, ए नदी के बीचों बीच के करवा दियो, खाडो करवा दियो। कौन करवा दियो? उदय सिंह। और कद कर उदय सिंह को 1559 के माइन को खाडो करवायो। अब खड्डे के बाद में आ नदी को नाम हो गयो बेड़च नदी। के नाम हो गयो? बेड़च नदी। ए खड्डे को के नाम है? खड्डे पानी भर को सन बेरो तो ए खड्डे को नाम आगे जाके की हो गयो? उदय सागर झील। सुनेड़ा नाम है उदय सागर झील। कौन बनवाई? उदय सिंह ने।
कटे है उदयपुर में। कौन सी नदियां बीच में? आयड़ नदी और बेड़क नदी के बीच में। बनगी कौन बनगी? बनगी ने। और थर्ड ग्रेड 2004 के महीने क्वेश्चन आयोडो भी है। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया था कि उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी को क्या कहते हैं? बेड़क नदी बोलते हैं। ये आयड़ नदी को उदय सागर झील के बाद में क्या बोलते हैं? क्या नाम हो जाता है उसका? बेड़क नदी हो जाता है। नाम चेंज हो जाता है इसका, ठीक है ना, यही नदी है। अब चलते हैं कि इस 8 सभ्यता की खोज किसने की, क्या क्या मिला यहां पर, ठीक है ना। अपने कालीबंगा सभ्यता थी बा मातृस्थात्मक थी पितृस्थात्मक थी? मातृस्थात्मक। क्यों थी वह? नगरीय सभ्यता थी ना। ग्रामीण सभ्यता ही किसी है? ग्रामीण सभ्यता। तो ग्रामीण सभ्यता है तो गांव में ज्यादा क्या चले? आदमी ज्यादा चले ने। सभ्यता होगी पितृसत्तात्मक। होगी कौन होगी? गांव में चलते ही आते आदमी की पितृसत्तात्मक होगी। अच्छा, खोज गुण करी। खोज 1953 की बात है। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। और उत्खनन तो वो खोज करके छोड़ जाए, खुदाई भी करनी जरूरी है कि क्या चीज मिल रही है हमें। ये पता लग गया आठे कोई सभ्यता मिली है तो मेरे को उत्खनन भी पूरा करना पड़ेगा, पूरी भाई खुदाई करनी पड़ेगी। जब जाके पता लग गया कोई सभ्यता की क्या चीजें मौजूद हुआ करती थी पहले। 1955 की बात है। रतन चंद्र अग्रवाल एंड HD साकड़िया दोनों मिलकर उत्खनन करियो। कहीं याद रखोगा, उदयपुर सुंदर जगह, सुंदर जगह तो अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग करना आयो हो रहे, याद रह जाए। उदयपुर सुंदर जगह है तो अक्षय कुमार शूटिंग करना आयो तो अक्षय कुमार को याद रह जाए। अक्षय कीर्ति व्यास ओ बावड़ी और रत्नों को निके ओ बोले शूटिंग में ही देख के आऊं, और रत्नों ने ओ बोले शूटिंग में ही देख के आऊं। बावड़ो थो तो गांव का सोचो शूटिंग को नाश करो, बीच में होड़ मत दिलाओ तो गांव का इनके कर गया था सांकड़ों बांध गया। क्या बांध गया? सांकड़ों। तो रत्न क्या बांध गया? सांकड़ों। क्या की शूटिंग चल रही थी अक्षय कुमार की। तो याद रह जाएगी अपने कि आर्ट सभ्यता है खोज गुण करी में की अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कुमार अक्षय कीर्ति व्यास है जो। फिर उत्खनन खुदाई गुण करी तो शूटिंग देखने कौन सा लियो? रत्नो सा लियो। बावड़ो तो ने तो गांव का ओड़ में छुटता जाता क्या मान गया? सांकड़ों। तो रतन चंद्र अग्रवाल एंड HD साकड़िया का उत्खनन करता हो गया, खुदाई करता। और मैं की कालीबंगा की खोज गुण करी थी। कोई आदमी को नशे में थोने अमल का आनंद का मैं घोषणा करती थी। अमल आनंद घोष, अमल का आनंद में घोषणा करती। मजदूर मना करती हुए तो कौन पता क्योंकि पत्थर नाड़ा लाल है, डंडा पत्थर बहुत है। तो एक तो ब्रजवासी लाल बहुत है पत्थर मान्य हाथ को नहीं। फिर थप्पड़ मार मार के मजदूर में काम करवाए बैठे, जब काम करे जाके बी के थापड़। तो अगर तीनों भाई याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा। अगर बहुत सारी ट्रिक आओगी आंखों आ गया तो शुरू ही नहीं अपनी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक आओगी। अच्छा, क्या चीज मिली उरे? अब बात देखो उत्खनन में क्या क्या मिला वो देखते हैं। अपने ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, मैंने बताया था ग्रामीण सभ्यता है तो पितृसत्तात्मक होगी। तो परिवार कैसा रहेगा यहाँ पर? संयुक्त परिवार प्रणाली। और कालीबंगा कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी, एकल परिवार प्रणाली थी, ठीक है ना। और अन्न के भंडार मिले यहां पर। गांव तो ही काम थो, अन्न के भंडार मिले, ठीक है। और अनाज के कोठरे मिले, जो महरीम भी आज के टाइम मिले, अनाज के कोठरे, ठीक है ना। कोठरे को ओबरे भी बोलते हैं। अपने कोठी को नहीं करती गुआड़िया में ऊपर झोंपड़ों से लेव लगा के खिड़की लगा के अनाज वगैरह बन डाले करता। तो ऐ सभ्यता मन पे मिली
कोठरी भी बोले बन, अनाज का कोठरा भी बोले, ओबरी भी बोले बन, वह मिलती है। ठीक है। और उल्टी तपाई के मर्द भांड, उल्टी तपाई के मर्द का मतलब मिट्टी, मृदा, मृत भांड। घड़ा, उल्टी तपाई का घड़ा मैंने घड़ा है करता पहली तो बाकी तपाई उल्टी होई करती, अंदर से भी तपाई होई करती होगी। तो घड़ो बनाओ बेटे तो काचो ही होवे, फिर मन तपाई जावे जाके पाको होवे वो लाल सत बनाने, तो वह भी आते मिल जाए उल्टी तपाई का मर्द भांड की पूरे मिल जाए। ठीक है। पूजा की थाली, पूजा की थाली मिली उरे, त्रिशूल मिले, त्रिशूल मिला यहाँ पर। और दान की जानकारी, दान क्या है? चावल ने, चावल की जानकारी। और फिर कौन सी फसलें जानकारी थी काली गंगा में? गेहूं, चना, जौ, सरसों। गेहूं, चना, जौ, सरसों, ऐसी जानकारी। और एम क्या की? धान की जानकारी मिली है। और सूती कपड़े पर छपाई, सूती कपड़े पर छपाई की जानकारी मिलती है यहां पर। छपाई भी क्या टाइप की? ठप्पा या दाबू प्रिंट, ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट। कहीं आया करता ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट, काट की मोहर से बना लेता है। ठीक है ना। और पेन सही में रंग में भर भर की कपड़ों सुखा किसी तो वो ठप्पा मार मार की बनाई करता। और एक और दाबू प्रिंट है, मतलब कपड़े ने जटे से रंगनो नहीं है, भटसी पर दाब देता, गड़े के ऊपर या कोई चीज का मैंने पर दबा लेता, और जटा रंग लगाना होता है भटू कपड़े ने खाली छोड़ लेता। तो कलर के अंदर डबोता से खाली वो जट से दाबेड़ो कपड़ो भट तो कलर लाग तो को नहीं, और जट से खुले कपड़ो बैठे बैठे कलर लाग जातो। मैंने बोले ठप्पा प्रिंट और दाबू प्रिंट अलग अलग, समझ में आ गई ना? बेटर का कपड़ा हो तांबे के औजार मिली, तांबे के औजार, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ताम्र नगरी। और बैंगन क्या का औजार मिला? कस से गने कस से युग थी काली बंगा। और आटे क्या का मिले? तांबे का, तो ताम्र नगरी। आहड़ का प्राचीन नाम, अब तो आहड़ बोले लेकिन वो पुराना नाम भी है। पुराना नाम क्या था? वो धूलकोट। एग्जाम में आया था ये, आहड़ का प्राचीन नाम धूलकोट। धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला, रेत का टीला। टिब्बो को नहीं हो आपने मट्टी को, रेत का टीला, धूलकोट का मतलब ये। और ये जेएमओ एक एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 2000 शायद ये हुआ था, 2008 में हुआ था। और एक राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस में 2008 में, उसमें भी एग्जाम आया था कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? धूलकोट। ठीक है ना। और ये स्थानीय नाम भी है धूलकोट, इसको स्थानीय नाम भी बोलते हैं। यानी वहां के लोग है ना, खुद लोकल आदमी, वो उसको धूलकोट ही बोलते हैं। किताबों में आहड़ का नाम आहड़ पढ़ते हैं, लेकिन वहां के लोकल लोग या पुराना नाम को धूलकोट है। धूलकोट का मतलब रेत का टीला। और ये 2 एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है ना। उदाहरण लो 1750 ईसा पूर्व के बीच